नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, किसके ऊपर? एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया है भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का भौतिक भूगोल है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके। हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लगभग 12 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। और इसी श्रृंखला को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 13 नंबर प्रश्न को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं पूछ क्या रहा है। तेरह नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है? पश्चिमी घाट के ऊपर बताना है, द्वीप समूह के ऊपर बताना है और पूर्वी घाट के ऊपर बताना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या डालेंगे? पश्चिमी घाट। इसमें आप लिखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं और इसको सह्याद्री भी कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबा है। क्या बताते हैं? दक्कनी के पठार के पश्चिम किनारे से, पश्चिमी जो किनारा है उसके साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर के दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर वह कितना लंबा है? 1600 किलोमीटर लंबा है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं विश्व में अगर आप जैविकीय विविधता के हिसाब से देखें तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। इस दृष्टि से इसका विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। मतलब बताते हैं कि 1900 कह रहे हैं, 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 कितने 39 स्थान ऐसे थे जिसको विश्व धरोहर के रूप में उसने क्या किया है? स्वीकार किया है। इस तरीके से आप इसको पश्चिमी घाट के बारे में बता दीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है द्वीप समूह के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट से कुछ दूर अनेक द्वीप स्थित हैं। पश्चिमी और पूर्वी तट के जब आप कुछ दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे द्वीप देखने को मिलेंगे जिन पर भारत का अधिकार है। किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। जिनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला आपका बताया गया है लक्षद्वीप, दूसरा बताया गया है पंबन द्वीप, तीसरा बताया गया है हियर द्वीप, चौथा बताया गया आपका श्री हरिकोटा द्वीप और पांचवा बताया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और छठा आपका बताया गया है परिकुद द्वीप। ये इतने क्या हैं? मुख्य हैं आपके द्वीप समूह में। ठीक है, तो इनके नाम आपको क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तीसरा जो पूछा गया था वो पूछा गया था पूर्वी घाट के बारे में। तो आप लिखेंगे कि भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1000 मीटर है। इसका विस्तार पूर्वी समुद्र, ठीक है, कहाँ से? पूर्वी समुद्र, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है। जो सतत नहीं है, सतत मतलब लगातार नहीं है, बल्कि यह अनियमित, क्योंकि अनियमित है, नियम मतलब एक सरल उसमें नहीं है, बस अनियमित है। क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों ने इस जगह जगह पर
अपर्दित किया है, मतलब कह रहे हैं महानदी कृष्णा और गोदावरी और कावेरी इतनी नदियां हैं, चूंकि ये बह करके जाके मिल रही हैं, तो जहां से मिल के जाकर मिल रही हैं वहां पर क्या हो रहा है, एक कट जा रहा है, मतलब कट बन जा रहा है, वहां पर दो नदी का बहाव बन जा रहा है। तो इस तरीके से ये समांतर आपको बोले नहीं, सतत नहीं है, ये नियमित नहीं है, बीच बीच में आपको कट देखने को मिलेगा, यही बताए हैं। आगे लिखते हैं पूर्वी घाट प्राचीन प्राचीन मोड़दार बलित पर्वतों का अवशिष्ट रूप है, मतलब बोल रहे हैं जो पूर्वी घाट है वो कैसा है, प्राचीन मोड़दार, पुराना और मोड़दार बलित पर्वतों का क्या है, अवशिष्ट रूप है। अवशिष्ट मतलब आप समझ सकते हैं ना, जब पहाड़ खत्म होने लगे, इस तरीके से है। तो आप इसको बता दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर किस पर लिखना है, जलोढ़ मिट्टी के ऊपर लिखना है, काली मिट्टी या जिसे रेगुर या जिसे चरनोजम कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले आप लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहकर लाई तथा कहीं एकत्र जमा हो गई हो, मतलब बोल रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी उसे हम कहते हैं जो क्या होती हैं, बहते हुए जल के साथ बह करके आती हैं और कहीं एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यह मुरमुरी अथवा ढीली होती है, या कैसी होती है, मुरमुरी होती है अथवा ढीली होती है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बनकर कोई ठोस सेल नहीं बनते, मतलब बोल रहे हैं कि इसके कण कैसे होते हैं, इसके कणों को आप इकट्ठा करके, थोड़े बलुई टाइप की होती हैं, मतलब इसको इकट्ठा करके आप कोई ठोस वस्तु नहीं बना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बन जाएगा, उसमें थोड़ी भी चोट लगेगी तो फिर से बिखर जाएगा, इस टाइप से। आगे आप लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृत्तिका गाद तथा मृत्तिका के महीन कण बालू तथा बजरी की अपेक्षा बड़े कण भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता दीजिएगा। अब अगला जो पूछा गया था, आपसे पूछा गया है काली मिट्टी या जिसे हम रेगुर कहते हैं या जिसे हम चरनोजम कहते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे भारत में जो है काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से हुआ है, मतलब बोल रहे हैं कि काली मिट्टी, भारत में जो है काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, पहले ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे जो लावा निकलते हैं तो फिर क्या होते हैं, लावा धीरे धीरे ठंडे होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जलाइए तो लास्ट में क्या होती है, काली ही तो हो जाती है। तो लावा क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, उनका अपक्षय होता है, मतलब वो टूट फूट जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, काली मिट्टियों का निर्माण होता है। ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा। आगे आप लिखेंगे इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब बोल रहे हैं कि जो मालवा का पठार है वो इसी दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी का जो ऊपरी भाग है, दक्कन पठार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसमें आपको गहरी काली मृदा पाई जाती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे ये मृदाएं दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, ठीक है, उसके बाद रामनाथपुरम, उसके बाद बताते हैं कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिले, राजस्थान के बदायूं एवं टोंक जिलों में छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं, इसके बारे में, इतने जगहों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम अभाव प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट फूट कर गिरना
या पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब कहीं से भी पानी गुजर रहा है, ठीक है। अब पानी देखिए आपके दरवाजे पर भी हो सकता है, पानी जब बहता होगा तो कुछ मिट्टी क्या होती है, कट के बह जाती हैं। जो ढालू होता है वहाँ पे क्या होती हैं, वो बह जाती हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, कोई घास वगैरह उगने देंगे, वहाँ की घास को छीलते नहीं। क्यों नहीं छीलते हो? क्योंकि भैया वो क्या करती हैं, मिट्टियों को रोक के रखती हैं। तो जहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है, जहाँ पर प्राकृतिक कारकों या मिट्टी जो प्राकृतिक कारकों द्वारा क्या होता है कि मिट्टियाँ टूट जाती हैं। प्राकृतिक कारक मतलब जैसे कि भूकंप वगैरह आ गया या कोई ऐसी दिक्कतें आ गई, तो उसके वजह से मिट्टियाँ जो टूट जाती हैं या टूट कर गिर जाती हैं या फिर पानी के द्वारा बह जाती हैं, तो मिट्टियों का टूटना, गिरना या फिर बहना, यही आपका क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। यह प्राकृतिक कारकों जैसे कि जल, पवन, पवन मतलब हवा, ठीक है, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। या जो किसके किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी और जल के द्वारा, ठीक, जल की लहरों के द्वारा ये सारी चीज़ें क्या होती, घटित होती हैं। इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगर आगे आपको लिखना होगा, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। मतलब बोलते हैं जो मृदा अपरदन है वह क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बताते हैं अवैज्ञानिक रूप से जब आप कृषि करते हैं किसी पर, किसी जगह पर, उसके कारण विशेष रूप से क्या होते हैं, जब कहीं पे तीव्र ढाल हो, मतलब एकदम ढालू, बहुत ज़्यादा ढाल हो, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी हल्की या ढीली परतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बह जाती हैं, किसी ना किसी तरीके से कट के गिर जाती हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और यह मृदा अपरदन की तीव्र प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया तीव्र होती है। इस जगह पे मृदा अपरदन कुछ ज़्यादा ही स्पीड में होता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, मृदा संरक्षण के उपयोग का उल्लेख कीजिए। मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपयोग हैं? संरक्षण मीन्स बचाना, जो मृदा आप मिट्टी वगैरह बचाते हैं ना, तो उसके कौन कौन से उपयोग हैं आप यहाँ पर बताएंगे। तो मृदा संरक्षण के निम्न उपायों, मतलब उपयोग नहीं पूछे, उपाय कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम मृदा को बचा सकते हैं। उपाय तो यहाँ पे निम्न है। पहला बताते हैं, पहाड़ी ढालों, बंजर भूभागों तथा नदियों के किनारे उपयोगी वृक्ष लगाए जाएं। मतलब बोल रहे हैं कि जो पहाड़ी ढाल हैं वहाँ पर वृक्ष लगाए जाएं, बंजर भूभाग हैं वहाँ पर, और नदियों के किनारे क्या किए जाएं, जो है वृक्ष लगाए जाएं। ये मिट्टियों को रोकते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टियों को बहने नहीं देती हैं। आगे आप लिखेंगे, दूसरा जो बताते हैं वो बताते हैं, फसलों का हेर फेर किया जाए, मतलब बदली जाए फसलें, एक ही फसल ना बिठाई जाए। ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर कृषि की जाए। जो बोल रहे हैं ढालू भूमि होती है वहाँ पर सीढ़ी नुमा, मतलब बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या हो, मेड़ वगैरह बनाया जाए, जिससे क्या हो, बांध टाइप का बनाया जाए, जिससे मिट्टी जो खेत की है वो रुकी रहे और उस तरीके से खेती करें, तो भी आप मृदा को बचा सकते हैं। तीसरा बताते हैं, तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी की जाए। मतलब बोल रहे हैं ज़्यादा जो तीव्र तेज जल प्रवाह होता है उसी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, खेतों में मेड़बंदी कर सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय हो जाता है। चौथा बताते हैं, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए। मतलब कह रहे हैं कि जब पशु क्या करती हैं, किसी जगह पर लगातार जाती है, अनियंत्रित मतलब बहुते जाती हैं, तो उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े ठोस होते हैं, तो जहाँ पर वो पैर रखती हैं वहाँ की मिट्टी क्या होती है, थोड़ी सी खुद सी जाती है। तो अब पानी या हवा चलेगी तो मिट्टी क्या होगी, उड़ जाएगी या तो फिर साथ में बह जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से पशुओं का जाना कम हो, इस तरीके से करें, और पशु कम ही जाएंगी, कम चारण करेंगी, तो वहाँ की मिट्टी आराम से बची रहेगी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे चक्रवात के नाम से जानते हैं, से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ, या जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफानों को कहते हैं, जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, आंध्र आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लेकर लेकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल में गिरा देता है, ठीक है।
देता है। मतलब इनका ये बताना है कि जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तरी इलाके हैं उसमें सर्दी के समय में, सर्दी के मौसम में कुछ तूफान आते हैं, उन्हीं को कहते हैं, जो क्या करते हैं वायुमंडल की ऊंची तहों में, मतलब जो वायुमंडल की ऊंची तह होते हैं उसमें भूमध्य सागर, आंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लेकर के उसे अचानक वर्षा, मतलब कहते हैं इन महासागरों से वो नमी ऊपर लेकर के जाते हैं और अचानक वर्षा करने लगते हैं और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में क्या करते हैं गिराने लगते हैं। बताते हैं उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेष रूप से गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। मतलब बोल रहे हैं उत्तर भारत जो है उसमें जब रबी की फसल होती है, जिस समय गेहूं वगैरह की बुआई होती है, तो उसमें से विशेष करके जो गेहूं होता है उसके लिए यह तूफान काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। क्या होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका भारत में प्रवेश कहाँ होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। मतलब कह रहे हैं शीतकाल में अगर रात में तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जान लीजिए कि इस प्रकार के विक्षोभ आने वाले हैं, ये उनका संकेत होता है, या आप इस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। आम्र वर्षा क्या होती है बताने हैं, फूलों वाली बौछार क्या होती है, फिर उसके बाद काल बैसाखी क्या होती है और लू क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आम्र वर्षा के बारे में। तो आप लिखेंगे कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, वर्षा फुहार कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। कह रहे हैं जो स्थानीय तौर है उस जगह पर इस तूफानी जो ये वर्षा होती इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न कुछ तूफान उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप अप्रैल माह में ये वर्षा देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। इस वर्षा में आम की बौर पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। मतलब कह रहे हैं इस वर्षा हो जाने के कारण क्या होती है, जो आम की बौर होती है वो पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है और जो आम की फसल होती है वो क्या हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा बताते हैं फूलों वाली वर्षा। फूलों वाली वर्षा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे इस वर्षा से केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो फूलों वाली वर्षा है इससे क्या होता है, जो केरल के निकटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं, कहवा की उत्पादन ज़्यादा होता है, का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहवा की बुआई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो होती है वो वर्षा होती है, तो उसके वजह से क्या होती है, वर्षा के बाद ही क्या होते हैं, कहवा के फूल निकलने लगते हैं, इसीलिए इसको फूलों वाली वर्षा कहा जाता है। अगला जो है काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी बताते हैं, ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम के चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। मतलब बोलते हैं असम का क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है इसमें बैसाख महीने में क्या होता है कि शाम के समय में कुछ विनाशकारी हवाएं चलती हैं जिसमें बारिश भी होती है। यही आपकी क्या कहलाती हैं, काल बैसाखी कहलाती हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं जो इनकी कुख्यात प्रकृति है इसका अंदाज़ा जो है इनके ये क्या क्या कार्य करती है, इनका अंदाज़ा जो है आप इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी के नाम से ही पता लगा सकते हैं। इसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। काल बैसाखी का अर्थ क्या होता है, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पौने अच्छी मानी जाती हैं। किसके किसके लिए, चाय के लिए, पटसन के लिए, पटसन जिसे चावल कहते हैं इसके लिए क्या होती हैं, ये पौने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका बताया गया है वो बताया गया है लू क्या है। लू के बारे में बताना है तो आप लिखेंगे यह पंजाब से बिहार तक कि उत्तरी मैदानी इलाकों और दिल्ली तथा पटना के बीच
उच्च तीव्र से चलने वाली गर्म शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। मतलब बोल रहे हैं पंजाब बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों से लेकर के और दिल्ली तथा पटना के बीच ये पवनें क्या होती हैं, तेज चलती हैं और ये गर्म भी होती हैं, शुष्क भी होती हैं और साथ ही साथ पीड़ादायक होती हैं, जैसे अभी चल रही हैं। अभी के समय में जितने लोगों को चोट लगी होगी, जहाँ जहाँ चोट लगी होगी वो सारी चोटें अब दर्द करती होंगी। क्यों? क्योंकि इन हवाओं की वजह से। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं कि भैया बाहर ना जाओ नहीं तो लू लाग जाए। ठीक है, चलिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। लगभग 18 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।